टू ब्रेन मैनुअल FAT प्रोग्राम, फिंगरप्रिंट एनालिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है आपको सिखाने के लिए कि फिंगरप्रिंट्स कैसे एनालाइज किए जाते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम 7 मॉड्यूल्स में बांटा हुआ है। पहला मॉड्यूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी के मॉड्यूल्स आप ब्रेन मैनुअल को ऊपर लिखी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के कॉन्टैक्ट करके बाय कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मॉड्यूल 1। पहले मॉड्यूल का फ्लो कैसा रहेगा? पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि गॉड्स का गेम क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे सोल्स प्लान कैसे करती हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम ये कैसे डिस्कवर करते हैं कि हम ये क्या सीखने आए हैं, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, फिर डिस्कस करेंगे एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, और फिर फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि फिंगरप्रिंट्स और एस्ट्रोलॉजी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। लेट्स स्टार्ट विद द गॉड्स गेम। अब गॉड है या नहीं है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मान के चलते हैं कि गॉड है और एक तरह की एक वाइट लाइट है। राइट साइड पे वो आपको एक फिगर दिखाई देगी, लेफ्ट साइड पे आपको एक बहुत बड़ा गोला दिखाई देगा जिसमें बहुत सारी डॉट्स हैं। हमने सोल्स को एक डॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्स एक साथ इकट्ठी हो गई हैं और उन्होंने अपना एक पूल बना लिया है। अब ये गेम को खेलने से पहले दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होगी। वो इंटरेक्शन क्या है वो देखिए। सबसे पहले सोल्स गॉड को ये बोलती हैं कि हमें आपको ज्वाइन करना है क्योंकि आपका एरिया हमें ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, हमें यहाँ पे उतना कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है अपने पूल में जितना कि आपके एरिया में कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है। तो गॉड कहते हैं श्योर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए कुछ लेसन सीखने पड़ेंगे। अब ये कोई नहीं जानता कि वो लेसन किस तरीके के हैं। फॉर आवर कन्वीनियंस हम ये मान के चलते हैं कि वो लेसन्स इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की तरह 26 तरह के लेसन हैं, रेंजिंग फ्रॉम A to Z। अब सोल्स ये कहती हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है सीखने में, क्या आप हमें सिखा सकते हो? गॉड कहते हैं नहीं, ये मैं आपको बोल के नहीं सिखा सकता, ये आपको करके ही सीखने पड़ेंगे। करके सीखना पड़ेगा, ये थोड़ा ट्रिकी फील होता है। अब ठीक है, तो बताइए फिर इसको कैसे कर सकते हैं? उसको करने के लिए मैं आपको एक गेम बना के दूंगा अर्थ, जिसमें आपको जाके बर्थ लेना है और एक फिजिकल बॉडी के अंदर ट्रैवल करना है और वो एक्टिविटीज़ करनी है जो आपने खुद अपने लिए डिज़ाइन की हैं, जो आपको लगता है कि ये मेरे सीखने के लिए सबसे बढ़िया होंगी विद इन एन एक्सपोज्ड लिमिटेशंस। तो सोल्स ये कहती हैं कि जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है आप ये कहना चाहते हो कि हमें एक फिजिकल फॉर्म लेकर धरती पे जाना पड़ेगा और उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ेगा जो हमने अपने लिए डिज़ाइन की हैं और फील, टच एंड पेन का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। गॉड कहते हैं हाँ बिल्कुल यही करना पड़ेगा, और साथ में आपको एक पूरी फ्रीडम दी जा रही है कि आप पूरी जो लिस्ट दी गई है उसमें से क्या सीखना चाहते हो, कब सीखना चाहते हो और कैसे सीखना चाहते हो। सोल्स कहती हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है लेकिन टीडियस भी होगा। तो अब आप ये बताइए कि हमें किस तरह की लिमिटेशंस से निकलना होगा। गॉड ये कहते हैं कि आपके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हो कुछ भी करने के लिए, आप जो चाहो वो कर सकते हो। लिमिटेशन जो दी जा रही हैं वो गेम अर्थ पे हैं या उस बॉडी पे हैं जो आप कैरी करोगे। अर्थ पे लिमिटेशन किस तरीके की हैं? अर्थ पे लिमिटेशंस हैं कि उनकी जो बाउंड्रीज हैं, जो अर्थ का जो साइज है वो फिक्स है, वो आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते। क्लाइमेट्स आएंगे और जाएंगे, सर्दी गर्मी बारिश ये सब अपने हिसाब से चलता रहेगा। डे और नाइट आएगा और जाएगा, सूरज आएगा सूरज जाएगा। बॉडी पे लिमिटेशंस किस तरीके की हैं कि जो भी आप बॉडी के थ्रू काम करोगे, बॉडी काम करने के बाद थक जाएगी, ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा थकान होगी, इसलिए आपको बॉडी को नर्चर करना पड़ेगा, उसको नरिश करना पड़ेगा, प्रॉपर खाना पड़ेगा, प्रॉपर रेस्ट करना पड़ेगा। बॉडी की अपनी एक लिमिटेशंस होंगी। अगर हम मान के चलें ये सिनेरियो कुछ आपके जो एक सीज़न चल रहा है आजकल बिग बॉस टाइप का सिनेरियो होगा। बिग बॉस क्या करता है, एक आदमी को एक घर में डाल देता है जहाँ पे उसको पूरी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसके खाने पीने के लिए, उसके रहने के लिए,
पर उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं? वो लिमिटेशन इस तरीके की हैं कि पहले तो आदमी घर से बाहर नहीं जा सकता। सेकेंडली, उसके साथ घर में कौन रहेगा वो ये डिसाइड नहीं कर सकता है। अब ये उसकी मर्जी है कि वो उस घर में रहे और ढंग से उस घर का इस्तेमाल करे और लोगों के साथ मिल बांट के रहे, या वो उस घर में रहे और उसको गंदा करे और साथ में लड़ाई झगड़ा करे। ये उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह उस घर में जीना चाहता है। ओके, वी गेट इट। तो वी आर फ्री टू यूज अर्थ रिसोर्सेस, लेकिन हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई और लिमिटेशन है? यस, आप फ्री हो ये डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, लेकिन आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है, तो उसके बाद जैसे ही आप बर्थ लोगे आपको अपना सारा प्लान भूलना पड़ेगा। धरती पे जाने के बाद आपके साथ वही होगा जो आपने प्लान किया होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि क्या आने वाला है। बेसिकली आपको अपने ही प्लान को अनजान बन के एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आप एक बार जो आपने प्लानिंग कर ली है वो धरती पे जाके प्लानिंग दोबारा चेंज नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने ही डिजाइन किए हुए सरप्राइजेस को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और उसमें जीना पड़ेगा। दैट्स इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट द गेम देन। अब गॉड ने अर्थ बना दिया, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, लिमिटेशंस लगा दी, और एक तरफ सोल्स को सारे रूल्स बता के छोड़ दिया। अब मान लीजिए इस पूल में से एक सोल ने एक फिजिकल फॉर्म लिया बॉडी के रूप में और धरती पे पैदा हो गई। अब ये सोल जो भी इसने एक्टिविटीज प्लान की थी अपने लिए, वो सारी ये पूरी करती है। पूरी करने के बाद ये अपनी बॉडी छोड़ देती है। छोड़ने के बाद दोबारा पूल में आ जाती है। अब यहाँ पे ये इवैल्यूएट करती है कि कितना उसने इस पूरी एक्टिविटी से सीखा और क्या इसका जो मकसद था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर वो पूरा नहीं होता है तो इसको दोबारा प्लानिंग करके उसको सीखना पड़ता है और अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना पड़ता है। अब ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, सोल जो है बार बार धरती पे आती रहेगी और जाती रहेगी जब तक कि वो सारे के सारे लेसन्स नहीं सीख लेती जो कि रेंज करते हैं लेट्स से फ्रॉम ए टू जेड। अब हम बात करेंगे कि सोल धरती पे जाने से पहले प्लानिंग कैसे करती है। जैसे कि आपको बताया गया था कि सोल को एक फिजिकल फॉर्म लेनी पड़ती है बॉडी के रूप में धरती पे पैदा होने के लिए, लेकिन ये करने के लिए उसको पहले बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। वो प्लानिंग क्या है? उसको ये प्लान करना पड़ता है कि वो क्या सीखेगी, कैसे सीखेगी और कब सीखेगी। सबसे पहला स्टेप ये आता है कि वो क्या सीखेगी। अब सारी सोल कुछ ना कुछ सीखने ही आएगी धरती पे जब भी आएगी, तो इसलिए जितने भी लोग हमारे आसपास हैं वो कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। कोई ए सीख रहा होगा, कोई बी सीख रहा है, कोई सी सीख रहा होगा। अब मान के चलते हैं कि जिस सोल को हम अभी एनालाइज कर रहे हैं वो सोल ए सीखने आई है। अब वो डिसाइड करती है कि वो ए कैसे सीखेगी। उसके लिए सबसे पहले उसको एक ब्रेन सेलेक्ट करना पड़ता है जो उसको ए सीखने में हेल्प करेगा। फिर उसको डिसाइड करना पड़ता है कि पेरेंट्स किसको बनाऊं ताकि उसको गाइड कर सकें और ए सीखने में उसकी हेल्प कर सकें। फिर उसको इवेंट्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं जो कि टाइम बेस्ड होते हैं, मतलब कौन सी चीज़ वो कितने टाइम में करेगी और उसके बाद वो कौन सी एक्टिविटी करेगी। तो एक पूरी प्लानिंग वो करती है। अगर इसको हम एक कोरिलेशन बना के देखें तो ब्रेन को हम ये मान सकते हैं कि जिस तरह हमने ब्रेन सेलेक्ट किया वैसे मान लीजिए हम एक बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं कि मुझे ये बिजनेस करना है। जब हम पेरेंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा मतलब ये है कि हम उस बिजनेस में एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो हमें वो हेल्प करेगा बिजनेस करने के लिए। उसके बाद टाइम बेस्ड इवेंट्स का मतलब ये होता है कि हम उस बिजनेस में प्लानिंग कर रहे हैं कि हम किस तरह इस बिजनेस को करेंगे, किस तरह से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे, कब कितने टाइम में इसका रिएक्शन देखेंगे, रिस्पॉन्स देखेंगे मार्केट में, और उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि बिजनेस
कैसे चल रहा है। तो पूरी की पूरी एक्टिविटी सिमिलरली सोल करती है, जहाँ पे वो पूरा ब्रेन डिसाइड करती है, पेरेंट्स को डिसाइड करती है, और साथ में अपने जो इवेंट्स उसको करने हैं वो टाइम के अनुसार से उसको डिसाइड कर लेती है। ये पूरा डिसाइड करने के बाद अब उसको ये डिसाइड करना होता है कि मैं ये पूरा का पूरा प्लान कब स्टार्ट करूं। जैसे कि अब आपने ये डिसाइड तो कर लिया कि किसका कौन सा बिजनेस करना है, किसके साथ करना है और किस तरह करना है। अब आप उसका किक ऑफ करते हो या लॉन्च करते हो, या जैसे हमने कोई नया घर लिया तो हम गृह प्रवेश करते हैं, उसी तरीके से सोल को डिसाइड करना पड़ता है कि उसको अपना प्लान कब लॉन्च करना है। उसके लिए वो डिसाइड करती है कि टाइम ऑफ बर्थ कौन सा चूज़ करे, फिर वो सिलेक्ट करती है डे कौन सा चूज़ करे, फिर वो सिलेक्ट करती है प्लेस कौन सी चूज़ करे, ताकि जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जितने भी धरती की लिमिटेशंस जो हैं, वो उसको सेट बैठे अपना काम करने के लिए। अब ये पूरी प्लानिंग जब हो चुकी है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करनी होती है। एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे ही वो बर्थ लेती है, वो सारा का सारा जैसे आपको बताया गया था उसको प्लान भूलना पड़ेगा। अब जैसे ही वो प्लान भूल जाती है, उसको खुद ब खुद उस धरती पे जाके अपनी प्लान्ड एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस करके रिकॉल करना पड़ेगा कि उसको क्या सीखना था या वो यहाँ क्या करने आई है। ये उसको खुद ब खुद ही एक्सपीरियंस करके सीखना पड़ेगा। अब हम ये सीखेंगे कि हम ये कैसे डिस्कवर करते हैं कि हम यहाँ पे क्या सीखने आए हैं। पहला तरीका डिस्कवर करने का ये है कि जो भी एक्टिविटीज़ आपकी सोल ने प्लान की है, आप उसको करें और उनके एक्सपीरियंस से सीखें कि आप यहाँ पे क्या सीखने आए थे। ये प्रोसेस बहुत टीडियस है, बिकॉज आपको ये पता ही नहीं होता कि आपका प्लान क्या था, क्योंकि आप वो प्लान भूल चुके हो। इसीलिए गॉड ने इस प्रोसेस को ईज आउट करने के लिए कुछ टूल छोड़ दिए हैं, ताकि अगर इन केस सोल रिकॉल ना कर पाए तो वो इन टूल्स की मदद लेके कुछ आइडिया ले सकती है। अब वो टूल्स क्या हैं? पहला टूल जो है वो है फिंगरप्रिंट्स। ये क्या करता है? ये आपके ब्रेन को मैप करता है जो सोल ने सिलेक्ट किया था। ब्रेन मैप करने से हमें ये पता लगता है कि ऐसा कौन सा काम है जो हम सबसे बढ़िया कर सकते हैं और कम से कम टाइम में कर सकते हैं, और हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को किस तरह और नर्चर कर सकते हैं ताकि हम उनका बेस्ट इस्तेमाल कर सकें। सेकंड टूल जो हमारे पास है वो है एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी। ये टूल हमें हेल्प करता है टाइम बेस्ड इवेंट्स को मैप करने में। मतलब ये हमें हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की गई हैं ब्रेन के थ्रू, उनको यूज़ करने में हमें कितनी डिफ़िकल्टी आने वाली है। क्या वो हम आराम से यूज़ कर पाएंगे या हमें बहुत तकलीफ़ होने वाली है, और किस किस तरह के एग्ज़ाम हमारे लिए जाएंगे उस कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए, और किस तरह हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी ताकि वो नेचुरली नर्चर हो सकें। ये सारी चीज़ों का आइडिया आपको एस्ट्रोलॉजी से लगेगा। फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? फिंगरप्रिंट से ब्रेन मैप होता है। ब्रेन मैप करने से हमें आइडिया लगता है कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या है और ऐसा कौन सा काम है जो हम कम से कम एफर्ट में सबसे बढ़िया कर सकते हैं, और हम उन कैपेबिलिटीज़ को और कैसे नर्चर कर सकते हैं ताकि हम उनका बढ़िया से बढ़िया इस्तेमाल कर सकें। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि फिंगरप्रिंट्स ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं या हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसका ब्रेन कैसे डेवलप होता है माँ के पेट में। अगर इस आप इमेज को देखें तो 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 7 हफ्ते, 3 मंथ और 6 मंथ और 9 महीने के बीच में स्टेजेस दिखाई गई हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बच्चे का कैसे कैसे जो है ब्रेन जो है डेवलप होता है माँ के पेट में। यूजुअली 3 महीने तक एक बेस तैयार हो जाता है बच्चे के ब्रेन का, और उसके ऊपर जो सेरिब्रम है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये माना जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 3 से 6 महीने के बीच में जो सेरिब्रम है वो एक शेप में आ चुका होता है, और उसके बाद जस्ट वो और बड़ा होता है।
उसी समय पे फिंगरप्रिंट्स भी बन जाते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड की फिगर को देखें, जो ABCD आपको फिगर दिखाई देगी यहाँ पे, इसमें आप देखेंगे कि A से पहले हाथ बनना शुरू हुआ, फिर उसमें से थोड़ी छोटी छोटी उंगलियां निकली, फिर वो थोड़ी और बड़ी हुई, और D में एक पूरी तरह प्रॉपर एक हाथ का फॉर्मेशन हो गया। ये पूरा फिंगर फॉर्मेशन जो होता है ये 8 हफ्तों के दौरान हो जाता है, जिस टाइम पे ब्रेन का बेस बन रहा था। अब जब फिंगर डेवलप हो जाती हैं तो उसके बाद उनके ऊपर जो स्किन होती है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं वोलर पैड। वोलर पैड एक हल्की सी पतली सी स्किन होती है जो आपकी फिंगर के टिप के ऊपर होती है, जहाँ पे फिंगरप्रिंट पैटर्न बनते हैं, वो स्किन जो है बननी शुरू हो जाती है। अगर आप राइट साइड की फिगर को देखें तो 8 से 9 हफ्तों के बीच में वो वोलर पैड शुरू हो चुका होता है, और बनते 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 प्रॉपर स्किन बनते बनते 14 से 15 हफ्ते लग जाते हैं। तो अगर हम मान के चलें तो अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने में बच्चे का फिंगर बन चुका होता है, और उसके फिंगर्स के ऊपर एक प्रॉपर जो स्किन है वो भी फॉर्म हो चुकी होती है। तो ब्रेन डेवलपमेंट और फिंगर फॉर्मेशन दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं, और उनके ऊपर जो स्किन फॉर्म हो रही है फिंगर्स के ऊपर वो भी साथ ही साथ 4 महीने के अंदर कवर हो जाती है, जो 3 महीने के अंदर एक अपना ब्रेन का बेस भी तैयार हो चुका होता है। अगर आप इन दोनों फिगर्स को देखें तो एक तरफ माइनेशियाज हैं, एक तरफ रिजिस हैं। ये दो चीज़ें क्या होती हैं? ये दो चीज़ें फिंगरप्रिंट्स को यूनिक बनाती हैं। पहली होती है माइनेशियाज, दूसरी होती है रिजिस। माइनेशियाज वो लाइंस होती हैं जो कॉन्टिन्यूसली फ्लो नहीं करती, ये बनती हैं और टूट जाती हैं। बहुत छोटी छोटी लाइंस होती हैं फिंगरप्रिंट्स के अंदर। तो अगर आप लेफ्ट साइड की फिगर देखेंगे तो वो आपको थोड़ी रफ दिखाई देगी, या लाइंस आपको बिखरती हुई दिखाई देंगी। जबकि अगर आप रिजिस को देखेंगे तो ये वो लाइंस होती हैं जो कॉन्टिन्यूसली और स्मूथली फ्लो करती हैं, लंबे टाइम तक फ्लो करती हैं। तो अगर आप राइट साइड की फिगर देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा स्मूथ लगेगी। तो ये दोनों की फॉर्मेशन जो है अप्रॉक्सीमेटली 11 हफ्तों के आसपास चालू हो चुकी होती है, जिस दौरान ब्रेन चल रहा था फॉर्मेशन, जिस दौरान फिंगर्स की फॉर्मेशन चल रही थी। तो तीनों के जो प्रोसेस हैं वो कंपैटिबली एक साथ चलते हैं। ये बताना बहुत मुश्किल है कौन सा पहले होता है कौन सा बाद में, लेकिन ये साइंटिस्ट ने देखा है कि सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। सबसे पहले हमने देखा था कि ब्रेन का पहले एक बेस बना था, और फिर उसके ऊपर उसने ग्रो करना शुरू किया था। फिर हमने देखा था कि फिंगर्स का एक बेस बना था, उसके ऊपर उन्होंने ग्रो करना शुरू किया। उसी तरीके से अभी जो हमने पहले डिस्कस किया है वो एक बेस बना था फिंगरप्रिंट्स का, अभी वो ग्रो करना शुरू करेंगी। अगर आप देखिए सेंटर में एक डॉट था, वो और बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है। इस तरह फिंगरप्रिंट जो है ग्रो करके पूरी फिंगरप्रिंट बन जाते हैं और पूरी फिंगर के टिप को कवर कर लेते हैं। पहले आपने देखा कि फिंगरप्रिंट्स का ग्रोथ कैसे हुआ। अब हम देखेंगे कि फिंगरप्रिंट्स के अंदर जो दो मेन चीजें होती हैं, एक होता है सेंटर और एक होता है डेल्टा। तो उनकी ग्रोथ कैसे होती है। इस फिगर में हमने देखा था कि सेंटर कैसे ग्रो किया, छोटे से बड़ा कैसे हुआ। इस फिगर में जो हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि डेल्टा कैसे ग्रो होता है। अगर आप देखेंगे जो येलो में हाईलाइट किया गया है वो डेल्टा होता है, एक वाई शेप होती है जहां पे 3 रिजेस मिलके कन्वर्ज हो जाती हैं, उसे हम डेल्टा कहते हैं। तो अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आप देख पाएंगे किस तरीके से डेल्टा फॉर्मेशन होती है और किस तरीके से रिजेस जो हैं बड़ी होते होते कन्वर्ज हो जाती हैं होता है। फिर हमने ये देखा कि डेल्टा कैसे फॉर्म होता है। अब हम ये देखेंगे कि जब हम रिज काउंट हाई रिज काउंट की बात करते हैं तो वो क्या होता है। इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो इस फिगर में फिंगरप्रिंट्स के अंदर जो सेंटर है वो इतना बड़ा हो गया कि उसने ऑलमोस्ट सारी फिंगर टिप को कवर कर लिया। इसे हम कहते हैं हाई रिज काउंट। ये जो रिज काउंट होता है ये मदर के थॉट प्रोसेस से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जितना अच्छा मदर सोचेगी, जितना जितना वो खुश रहेगी, जिसे हम कहते हैं अच्छा खाओ अच्छा पियो अच्छा सोचो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर ये तीनों काम मदर करती है तो उसी हिसाब से जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जो रिजेस हैं, ये ज़्यादा फैल जाती हैं फिंगर के ऊपर। जितना ज़्यादा रिज काउंट होगा उतना ही ज़्यादा बच्चे का ब्रेन प्रॉपरली डेवलप होता है। अब अगर इस फिगर में हम बात करें तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो सेंटर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ,
यहाँ पे सेंटर बहुत छोटा सा रह गया और जो ऊपर और नीचे वाली रिजिस थी उन्होंने उस सेंटर को दबा लिया। अब ये प्रोसेस भी मदर के थॉट प्रोसेस से इम्पैक्ट होता है। किस तरह से ये आगे वाले मॉड्यूल्स में बताया जाएगा, लेकिन इट इज़ प्रेफरेबल कि रिच काउंट ज़्यादा हो ताकि बच्चे का जो ब्रेन है वो पूरी तरह डेवलप हो चुका हो और बड़ा हो चुका हो। जितना ज़्यादा डेवलप हुआ होगा उतना ही बच्चे को बाद में फ़ायदा होगा। अभी तक हमने देखा कि ब्रेन, फिंगर्स और फिंगरप्रिंट्स कैसे फॉर्म होते हैं। अब कुछ केसेस में ऐसा पाया जाता है कि ब्रेन फॉर्मेशन नहीं हुआ। ये यूएस में कुछ ऐसे बच्चे पैदा हुए थे जिनका ब्रेन फॉर्मेशन नहीं हुआ था। ब्रेन फॉर्मेशन नहीं होने का मतलब ये होता है कि सेरिब्रम फॉर्म नहीं हुआ। अगर आप लेफ्ट साइड की फिगर को देखें तो वहाँ पे एक लाल एरिया आपको ब्रेन का दिखेगा जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, जो गोल तरीके का होता है। लेकिन लेफ्ट साइड की राइट फिगर की अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ब्रेन फॉर्मेशन ना होने की वजह से ऊपर का जो एरिया है वो फ्लैट हो गया। अब जो राइट साइड की जो फोटोज हैं उसमें आप देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे पैदा हुए थे जिनका सेरिब्रम नहीं था। इस सिम्टम को हम एनेंसेफली भी कहते हैं। अब जब ब्रेन फॉर्म नहीं हुआ तो फिंगरप्रिंट भी फॉर्म नहीं हुए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर की। अब ये बच्चे बहुत देर तक जिंदा नहीं रहते, थोड़ी देर तक सांस लेते रहते हैं, फिर कुछ महीनों बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए सेरिब्रम जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सर्वाइवल के लिए। तो अभी तक आपने देखा कि ब्रेन माँ के पेट में कैसे डेवलप होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो ब्रेन का होता है वो सेरिब्रम होता है, क्योंकि उसके बिना आपने देखा कि ना तो बच्चे जी पाए ना बहुत देर तक सर्वाइव कर पाए। अब जो ये पूरा ब्रेन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, हम ये मान के चलते हैं ये बिल्कुल सिमिलर है एक खाली जगह पे घर खड़ा करने के बराबर। मान लीजिए कि आपके पास एक खाली ज़मीन है और माँ ने अपनी सोच से उसके ऊपर एक घर खड़ा कर दिया। ब्रेन को फिंगरप्रिंट से मैप करना ये बिल्कुल उसी चीज़ के बराबर है कि आपके पास जो आपको घर खड़ा करके दिया गया था उसका आप आर्किटेक्चर समझने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आपको ये घर मिला था, आपने उसका आर्किटेक्चर समझने की कोशिश की और समझने के बाद आपने जो है एक लेआउट प्लान उसका तैयार कर लिया। ये उसका लेआउट प्लान है जो आर्किटेक्चर आपको दिया गया है। अब जो लेआउट प्लान हमारे सामने बन के तैयार हुआ है, अब हम इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का मतलब ये है कि हम ये समझेंगे कि ये आर्किटेक्चर हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि ये बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है, स्पेशियस आर्किटेक्चर है, तो हम शायद इसको अपने ऑफिस पर्पसेस के लिए यूज़ कर लें। या हो सकता है कि ये आर्किटेक्चर जो है रहने के लिए, रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए ज़्यादा काम आ सकता है। या हो सकता है कि ये आर्किटेक्चर एक शॉप के लिए ज़्यादा काम आ सके, जहाँ पे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे होने की वजह से एक शॉप के बिजनेस के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल काम आएगा। इसी तरीके से हम आपके आर्किटेक्चर को एनालाइज करके समझते हैं कि आप किस करियर में ज़्यादा सूटेबल रहोगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो समझने की ये है कि ये आर्किटेक्चर किस तरह इस्तेमाल होगा और कैसे इस्तेमाल होगा। ये समझने के लिए जो काउंसलर इस रिपोर्ट की एनालिसिस कर रहा है या इस आर्किटेक्चर की एनालिसिस कर रहा है उसके पास सफिशिएंट कैपेबिलिटी होनी चाहिए ये समझने के लिए। अगर उसके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है या उसने बहुत सारे अभी तक आर्किटेक्चर्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया है या एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तो यहाँ पे उसकी एनालिसिस की एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी। इसीलिए इस पॉइंट पे हमें स्ट्रेस देना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोगों को ढंग से गाइड कर सकें और उनको एक सही रास्ता दिखा सकें कि उनको किस करियर में जाना चाहिए। हर काउंसलर के लिए, हर इंटरप्रेटर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्किटेक्चर्स की एनालिसिस करे, एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर्स की एनालिसिस करे और उनको बाद में दूसरे लोगों पे इस्तेमाल करे। हमने देखा कि माँ के पेट में बच्चे का ब्रेन कैसे डेवलप होता है और जो वो ब्रेन डेवलप हुआ था वो किस तरीके का था, उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ कि एक बिल्डिंग को हम कैसे एनालाइज करते हैं। तो इस तरीके से पूरी एनालिसिस होती है। लेकिन अगर मान लीजिए हो सकता है कि ब्रेन अच्छी तरह से माँ ने डेवलप ना किया हो, तब भी हमारे पास चांस होता है कि हम 0 से लेकर 16 साल की उम्र तक बच्चे का ब्रेन डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक प्लास्टिसिटी होती है ब्रेन के अंदर जहाँ पे वो डेवलप हो सकता है। अब जो ऑलरेडी दी गई चीज़ है उसको बड़ा करके
अपनी चीज़ों को ठीक करना या और बढ़ाना, ये कैसे पॉसिबल है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको मान लीजिए कि बहुत सिमिलर है कि आपके पास एक घर है और आप उसको छोटे से बड़ा कर रहे हो। मान लीजिए पहले पहले आपके पास 1 बेडरूम फ्लैट था, अब आपने उसको बड़ा करके 6 बेडरूम फ्लैट कर लिया है। उसी तरीके से अगर इन केस ब्रेन पूरी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, तब भी हमारे पास चांस है कि हम उसको और बड़ा कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इसको बड़ा कैसे किया जा सकता है। आर्किटेक्चर को बड़ा करने में जो डिफिकल्टीज हमें फेस होती हैं या प्रॉब्लम्स हमें फेस होती है, उससे हम ब्रेन के एरियाज को कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा आपका ब्रेन का एरिया ज़्यादा स्ट्रेंथ में है, कौन सा एरिया आपका वीक है। तो उससे हमें आइडिया लगता है कि ब्रेन किस तरह से ज़्यादा तकलीफ ले रहा है अपने आप को एक्सपैंड करने में। अब मान लीजिए आपने घर को छोटे से बड़ा किया है। जब भी हम कोई घर छोटे से बड़ा करते हैं तो मेनली हमें 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वो लोग कौन सा है? पहला जो बंदा होता है उसे हम कहते हैं कि वो मेसन है। मेसन मतलब वो होता है, ये कारीगर होता है जो स्मार्ट वर्क करता है, डिज़ाइन करता है घर को और कम से कम टाइम में बढ़िया से बढ़िया बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश करता है और बढ़िया से बढ़िया स्ट्रेंथ के साथ। दूसरी जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो होता है लेबरर। लेबरर क्या होता है? लेबरर वो आदमी होता है जो फिजिकल एफर्ट ज़्यादा करता है, वो जो मेसन बोलता है उसे करना पड़ता है और ये हार्डवर्क ज़्यादा करते हैं एज कंपेयर टू मेसन, इसीलिए हम इनको बोल देते हैं वीकनेसेस। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम आपके ब्रेन के अंदर ये ढूंढेंगे कि कौन सा ब्रेन का पार्ट मेसन है और कौन सा ब्रेन का पार्ट लेबरर है। अब ब्रेन जो आपका है वो 2 पार्ट में बटा होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। अब लेफ्ट ब्रेन जो है वो अलग से 5 पार्ट में बटा होता है और राइट ब्रेन जो है वो अलग से 5 पार्ट में बटा होता है। तो लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो आपके राइट हैंड से लिंक होता है, इसलिए ये सारी लिंकेजेस आपको दिखाई जा रही हैं। अब जो राइट ब्रेन है वो आपके लेफ्ट हैंड से लिंक होता है, तो आपकी पूरी की पूरी 10 फिंगर्स जो हैं ब्रेन के साथ लिंक हो जाती हैं। अब ये ब्रेन के 10 एरिया बन गए। अब इन 10 एरिया को हम एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा ब्रेन का पार्ट मेसन है और कौन सा ब्रेन का पार्ट लेबरर है। मतलब कौन सा ब्रेन का पार्ट स्मार्ट वर्क करता है, ये बहुत जल्दी सीख जाता है, उसके अंदर बहुत ताकत है बढ़ने की, और कौन सा ब्रेन का पार्ट आपका लेबरर है, मतलब उसको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, उस एरियाज पे हमें ज़्यादा स्ट्रेस करना पड़ता है और हमें तकलीफ ज़्यादा होती है, तो हम उनको वीकनेसेस का नाम दे देते हैं। लेकिन अगर हम इनको प्रॉपर ढंग से ट्रेन करें, अपने लेबरर्स को अच्छे तरीके से हार्डवर्क करके उनको एक्सपैंड करने में हेल्प करें, तो हम 16 साल की उम्र तक एक अच्छा ब्रेन जो है डेवलप कर सकते हैं, ताकि आपको बाकी की जिंदगी में तकलीफ कम हो। अब हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। अब कई लोगों को शौक हो रहा होगा कि फिंगरप्रिंट्स के अंदर हम एस्ट्रोलॉजी क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ये साइंस हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि फिंगरप्रिंट्स एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट कैसे है और उसके ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सेकेंड चीज़, आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ लोग मिलेंगे मार्केट में जो एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और जिनका अपना एक सोच है एस्ट्रोलॉजी की तरफ। तो आपको उनको समझाने के लिए ये पता होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है और हमारे कंसेप्ट के अंदर क्या लिमिटेशंस हैं, ताकि आप ढंग से हर आदमी को केटर कर सकें और हर आदमी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स की मूवमेंट को स्टडी करती है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है। बहुत ज़्यादा डीप ना जाते हुए आपको बताने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी करती क्या है, हम एग्जांपल लेंगे सीबीएसई का। जिस तरह सीबीएसई ऑपरेट करती है और हमारे बच्चे का भविष्य बनाने के लिए जो रिसर्च करती है, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी काम करती है। दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा कोरिलेशन होता है। अब हम वो स्टडी करेंगे वो कोरिलेशन कैसे होता है। अब सीबीएसई ने एक मेथडोलॉजी बना रखी है और हम उसको फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं वो किस तरह की वो मेथडोलॉजी है। सबसे पहले सीबीएसई ने हमारे बच्चे के लिए करिकुलम डिज़ाइन किया हुआ है जो एनसीईआरटी की रिसर्च पे बेस्ड है, और हम ये मान के चलते हैं जो करिकुलम उसने बनाया है वो बहुत सफिशिएंट है हमारे बच्चे को पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए। इसीलिए हम उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हुए अपने बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं। सेकेंड चीज़,
जो करिकुलम सीबीएसई ने बनाया है ना तो हम उसको चेंज कर सकते हैं ना हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं। मतलब हो सकता है कि आपका बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो बाकी बच्चों से, और जो सीबीएसई 10 क्लासेस में सिखाती है आपका बच्चा 5 क्लासेस में सीख सकता है, लेकिन फिर भी आपको वो फ्रीडम नहीं होती कि आप अपने बच्चे के हिसाब से अपने करिकुलम को कस्टमाइज कर सकें। इसलिए हमें सीबीएसई के नेचुरल कोर्स को ही फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद सीबीएसई क्या करती है, हर साल में एक एग्ज़ाम लेती है ताकि वो चेक कर सके कि आपके बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है। अब एग्ज़ाम हो सकता है कि टफ हो या हो सकता है कि इजी हो। अब एग्ज़ाम के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए हम फोकस करते हैं हमेशा एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करने के लिए, ना कि ये ट्राई करने के लिए कि एग्ज़ाम का पेपर लीक करवा लें या कहीं से पता कर लें किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। हमारा फोकस हमेशा यही होता है कि हम उसकी तैयारी में ज़्यादा ध्यान दें, ना कि ये सोचने में ध्यान दें कि किस तरह का पेपर आने वाला है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम की तैयारी में बच्चे को डिफ़िकल्टी हो रही है और वो उसको पढ़ने में दिक्कत ज़्यादा आ रही है, तो हम क्या करते हैं, हम बच्चे को थोड़ा बूस्ट अप करते हैं कि बेटा थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर और डालो और आपका पेपर जो है निकल जाएगा। तो इस तरह से हम बच्चे का हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा इतनी ज़्यादा बुरी हालात में होता है कि वो पढ़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि शायद वो पूरा साल नहीं पढ़ा, अब उसको पूरा सिलेबस एक साथ करने में दिक्कत हो रही है। तो उस केस में हम ज़्यादा से ज़्यादा खुद उसके साथ बैठ के, खुद उसके साथ उसके दर्द में शामिल होके उसको हेल्प कर सकते हैं, उसको पढ़ने में उसकी दिक्कतें कम कर सकते हैं। ये ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हम बच्चे की हेल्प करने की बजाय हम जाके किसी से अप्रोच करके पेपर लीक करवाने की कोशिश करें, तो वो रास्ता कभी भी सही नहीं माना जाता, ना ही वो सही रास्ता होता है आपके बच्चे की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चा दिक्कत फेस कर रहा है तो आप उसके साथ उसके एफर्ट में भागीदार बने ताकि उसको हेल्प मिले पेपर क्रैक करने में। अब इन केस अगर बच्चा एग्ज़ाम में पास हो जाता है तो वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। अगर इन केस अगर वो नहीं पास होता तो वो उसी क्लास में दोबारा डिमोट किया जाता है ताकि वो दोबारा से उस सब चीज़ों को पढ़ाई करे जो उसने नहीं सीखा है, ताकि आगे वाली क्लास में जब वो बैठे तो उसको दिक्कतें कम हो, क्योंकि आगे वाली क्लास में पढ़ाई इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है। इसलिए पुरानी क्लास को पास करना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ रूल्स हैं जो सीबीएसई ने या ले किए हुए हैं या मेथोडोलॉजी ले की हुई है। अब जिस तरीके से सीबीएसई ने एक मेथोडोलॉजी बनाई हुई है आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल करने के लिए, उसी तरीके से सोल ने एक मेथोडोलॉजी बनाई थी अपना वो काम करने के लिए जो वो धरती पे करने आई थी। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक साइंस है अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो सोल ने जो मेथोडोलॉजी बनाई थी वो क्या है। अब जिस तरीके से सीबीएसई ने क्लासेस बनाई हुई हैं अलग अलग के, बच्चा पहली क्लास में पढ़ेगा, फिर दूसरी क्लास में जाएगा, फिर तीसरी क्लास में जाएगा, उसी तरह सोल ने भी कुछ आपके लिए स्टेप्स डिज़ाइन किए हुए हैं और एस्ट्रोलॉजी हमें वो हेल्प करती है स्टेप्स को एनालाइज करने में। इस तरह से कुछ आपके मान लीजिए स्टेप्स बने हुए हैं। अब सोल ने क्या किया है, हर स्टेप के लिए करिकुलम बनाया हुआ है। मतलब कौन सी क्लास कब लगेगी, कितने टाइम के लिए लगेगी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा बच्चा, ये सारा उसने डिज़ाइन किया हुआ है हर स्टेप के लिए, ताकि जो वो सीखने आई है वो सीख सके। अब हमारा काम क्या बनता है, हम उसको ब्लाइंडली फेथ करें और उस पर फॉलो करें। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी आपके साथ होता है वो अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी सोल ने ही आपके लिए डिज़ाइन किया है। अगर कुछ हो रहा है तो उसका कुछ मकसद ही होगा। मान लीजिए कि आपको अभी मैथ का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है जो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको वो क्यों पढ़ना पड़ता है, ताकि आगे वाली क्लासेस में आपको दिक्कत कम हो। उसी तरीके से अगर आपके साथ आज कुछ भी हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो वो इसलिए हो रहा है ताकि आगे जाके आपको दिक्कतें कम आए। तो इस तरह से सोल ने हर पड़ाव के लिए एक करिकुलम डिज़ाइन किया हुआ है। अब जिस तरीके से सीबीएसई का करिकुलम हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने बच्चे के हिसाब से उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते, उसी तरीके से आप जो सोल का डिज़ाइन किया गया करिकुलम है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपके साथ डिज़ाइन कर दिया गया है वही आपके साथ होगा। अब ना वो कम होगा ना वो ज़्यादा होगा, जितना ज़रूरत है उतना ही होगा। ना तो आप उसको चेंज कर सकते हैं ना उसको आप स्पीड अप कर सकते हैं। ये भी है कि हम अपना ध्यान
अपने आप को सर्कमस्टांसेस से लड़ने के लिए तैयार करने में लगाएं, ना कि हम अपना फ्यूचर जानने की कोशिश करने में लगाएं कि हमारे साथ क्या होगा। क्यों जो होना है वो ऑलरेडी डिजाइंड है और उसी तरीके से होगा और अपने समय के अनुसार होगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को सक्षम करें ताकि आप आने वाले हालातों से अपने आप को बचा के आगे बढ़ सकें। अगर इन केस आपको डिफिकल्टी हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है अपने हालातों से लड़ने के लिए, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा एफर्ट और डालें। जैसे हमने बच्चे को हौसला दिया था, आप अपने आप को हौसला दें कि हाँ, मैं थोड़ा सा अगर प्रेशर और डालूंगा तो मैं इस चीज़ से बाहर निकल आऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपके हालात इतने खराब हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। उस केसेस में आप क्या करें कि अपना थोड़ा सा पेशेंस और होल्ड करें और धीरे धीरे अपना जो है काम को करते रहें ताकि आपका जो ये बुरा समय है वो निकल जाए। क्योंकि आदमी बदले ना बदले, समय जरूर बदलता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस वर्स्ट टाइम को निकलने में पेशेंस रखें, और इससे ज्यादा एक आदमी इस हालात में और कुछ नहीं कर पाता। लोग अपने बुरे हालातों में ये सोचते हैं कि अगर वो पंडित के पास जाएंगे तो वहां से उनको उनकी डिफिकल्टी का हल मिल जाएगा, या पंडित कुछ ऐसा करेगा कि उनकी डिफिकल्टी कम हो जाएगी। ये बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो है कि आपका बच्चा पढ़ नहीं पाया और आपने उसकी हेल्प करने के लिए एग्जाम लीक करवाने की सोच ली, ना कि उसको हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित किया। तो ये चीज कभी सफल नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आपने अभी एग्जाम लीक करवा के बच्चे को पास करवा भी दिया, तब भी उसको अगली क्लास में जाके ज़्यादा सहायता मिलने वाली नहीं है, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा पंडितों के पास अपना सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो उससे आपकी तकलीफें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि आपने अपने आप को सक्षम ही नहीं किया उन हालातों से लड़ने के लिए, आपने उन हालातों से सीखा ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए था। इसीलिए पंडित के पास अपनी प्रॉब्लम का हल जानने के बजाय अगर आप उससे जाके ये पूछें कि ये जो मेरे साथ हो रहा है इससे मुझे क्या सीखना है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी भी मैंने नहीं सीखी है, तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि वो सीखने के बाद जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो आपको आसानी ज़्यादा होगी। जैसे सीबीएसई आपका एग्जाम लेती है, उसी तरीके से सोल भी आपका एग्जाम लेती है। कितने समय बाद लेती है ये कोई नहीं जानता, लेकिन एग्जाम चलता रहता है। अब हो सकता है कि आप इस एग्जाम में पास हो या फेल हो। अब इसका जो रिजल्ट है कि आप पास हुए या फेल हुए, ये सोल डिस्क्लोज नहीं करती है। इसीलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जानना कि हम बिना पढ़े आगे बढ़ रहे हैं, बिना सीखे आगे बढ़ रहे हैं, या सीखे आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये हमें खुद ब खुद अंदर से एनालाइज करना पड़ता है कि हम सीखे हुए हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा, या बिना सीखे ही आगे बढ़ रहे हैं। अब चाहे आप पास हो या फेल हो, सोल क्या करती है, आपको सीधा उठा के नई क्लास में प्रमोट कर देती है। सीबीएसई तो डिमोट करती थी, हमें बताती थी कि आप गलत हो, लेकिन सोल जो है वो हमें बताती नहीं है कि आप गलत हैं सही हैं, हमें आगे ही बढ़ाती रहती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी तकलीफें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं अगर हमने अपनी कम उम्र में नहीं सीखा। अब मान लीजिए कि आप चढ़ते चढ़ते 7वें स्टेप तक पहुंच चुके हो। अब 7वें स्टेप तक आप पहुंचे हो और हो सकता है कि आपने बीच में से कुछ 3-4 स्टेप्स के ना पास किया हो, या आपने ढंग से एक्सपीरियंस ना लिया हो। तो उससे क्या होगा कि 7वें स्टेप के अंदर आदमी को तकलीफ ज़्यादा होगी, क्योंकि उसने वो स्किल सफिशिएंट जो स्किल चाहिए थी वो डेवलप नहीं की। अब आपने कई लोगों को सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि 40 साल की उम्र में आके कि भाई साहब अब तो हमारी बदलने की उम्र नहीं रही। इसका मतलब ये होता है कि अभी तक भी उसने ज़िंदगी में नहीं सीखा और अब इतना डिफ़िकल्ट हो गया है सीखना। अब एक साथ 7 क्लासेस का सीखना पड़ रहा है कि अब उसको और भी ज़्यादा तकलीफ हो रही है अपने आप को बदलने के लिए। लेकिन बदलना तो उसको पड़ेगा, नहीं तो वो और तकलीफ में आगे चलता रहेगा। अब हम बात करेंगे कि फिंगरप्रिंट्स और एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है। अभी तक हमने समझा फिंगरप्रिंटिंग क्या करती है, फिर हमने समझा एस्ट्रोलॉजी क्या करती है। अब हम समझेंगे दोनों को पैरेलल लेके कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है।
अगर फिंगरप्रिंट्स की बात करें तो ये हमें एवेल्युएट करने में हेल्प करती है कि कौन सी चीज़ हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं और कम से कम एफर्ट में। उसी साइड अगर हम बात करें, एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, वो हमें ये बताती है कि उस कैपेबिलिटी को लगाने में या उस राइट करियर में जाने में मुझे कितनी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी या कितना ज़्यादा ईजी होगा। फिंगरप्रिंट्स ये बताते हैं कि आदमी की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आदमी की वीकनेसेस क्या हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, वो हमें प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करती है कि कौन सी स्ट्रेंथ हम पहले डेवलप करें, कौन सी हम बाद में डेवलप करें, क्योंकि वो हमें करिकुलम बताती है। तो हमें पहले से एक आइडिया लग जाता है कि ये चीज़ करिकुलम जो है अभी हमारी ये स्ट्रेंथ मांग रहा है। फिर आता है फिंगरप्रिंट्स हमें हेल्प करने में अंडरस्टैंड करती है कि हम अपने आप को किस तरह नर्चर करें ताकि हम सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बन के जी सकें। दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजी हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि हम अपने आप को किस तरह नर्चर करें कि हम सोल का जो बड़ा पर्पस है जो वो सीखने आई है उसको फुलफिल कर सकें। फिंगरप्रिंट जो है हमें इवैल्यूएट करने में हेल्प करती है कि आदमी का लर्निंग कैपेबिलिटी क्या है, क्या वो स्लो लर्न करता है या फास्ट लर्न करता है, वो सुन के लर्न करता है, देख के लर्न करता है या कर करके लर्न करता है। दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कि जो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी है वो किस तरह के करिकुलम में डाली गई है, क्या वो करिकुलम इजी है या टफ है। अगर वो करिकुलम टफ है और बच्चे की उस तरह की लर्निंग कैपेबिलिटी नहीं है तो उसको तकलीफ ज़्यादा हो रही होगी। अगर करिकुलम इजी है और उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो हम कई बार ये कह देते हैं कि बच्चे की किस्मत बड़ी अच्छी है, मतलब कि वो बड़े ही कम एफर्ट में चीज़ों को निकाल के ले जाता है। तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा हेल्प कर जाती है। अब अगर बात करें दोनों साइंसेस की एक साथ, तो दोनों साइंसेस की अपनी एक लिमिटेशन भी है। वो लिमिटेशन क्या है कि दोनों साइंसेस ये इवैल्यूएट नहीं कर सकती कि अभी तक हमने कितना सीखा है लाइफ में। इसीलिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए समझना कि अब किस एरियाज पे इम्प्रूव करें या कौन से ऐसे एरियाज अभी बच गए हैं जिस पे हमें और इम्प्रूव करना है। इसके लिए आपको सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को खुद को समझना बहुत ज़रूरी है और अपने आप से सच बोलना बहुत ज़रूरी है कि अभी तक आपने क्या सीखा है और क्या रह गया है सीखने वाला। दूसरी चीज़, अब जिस तरीके से अब हम आपका करंट जितना आपने सीखा है वो हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते, इसीलिए जो काउंसलर होता है या इंटरप्रेटर होता है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये समझना कि अब आपको आगे कैसे गाइड करें। इसीलिए एक एक्सपीरियंस काउंसलर और एक्सपीरियंस पंडित यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाते हैं। एक एक्सपीरियंस काउंसलर कैसा होगा, वो काउंसलर ऐसा होगा जो आपको इवैल्यूएट करेगा कि आपने अब तक लाइफ में कितना सीखा है। वो ये कैसे करता है, वो आपसे पूछता है कि आपने डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में कैसे रिस्पॉन्ड किया और आपके रिएक्शन के बेस पे वो डिसाइड करता है कि आपने अभी तक लाइफ में कितना सीख लिया है और कितना और सीखना है। दूसरी तरफ अगर बात करें पंडित क्या करता है, पंडित एस्टिमेट करता है कि आज तक आपको कितनी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था और कितनी आप डिफिकल्टीज का सामना और कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ों को एनालिसिस करके वो समझ पाता है कि आप किस किस मुश्किल दौर से निकले होगे और उस तरीके से आपको गाइड करता है। अब अगर हम दोनों साइंसेस को समराइज करने की बात करें तो एक छोटी सी एग्जांपल से हम समराइज कर सकते हैं कि फिंगरप्रिंट्स ये बताती है कि आपको कौन से करियर में जाना चाहिए। मान लीजिए वो ये बोलती है कि आपको सिंगर बनना चाहिए, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ये बताएगी कि उसको सिंगर बनने में कितना एफर्ट लगेगा। क्यों, कई बार ये होता है कि हम अगर किसी बच्चे को रिकमेंड करते हैं कि बेटा आपको सिंगिंग करियर में जाना चाहिए तो पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमारे हालात ही ऐसे नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है या हमारे सर्कमस्टांसेस हमें अलाउ नहीं करते हैं कि हमारा बच्चा सिंगर वाले करियर में जाए। तो वो एस्ट्रोलॉजी हमें एक आइडिया दे देती है कि इस बच्चे को सिंगिंग करियर में जाने में कितनी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दोनों साइंसेस अपना रोल कैसे प्ले करती हैं, फिंगरप्रिंट्स क्या करता है और एस्ट्रोलॉजी क्या करती है। तो इस चीज़ों से आपको पूरा एक ओवरव्यू दिया गया है कि एक्चुअली में दोनों साइंसेस कैसे अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम कर रही हैं। इससे हमारा मॉड्यूल जो है वो 1 खत्म हो गया है। हम इस मॉड्यूल को समराइज करें तो हमने इस मॉड्यूल में ये सीखा कि गॉड का बड़ा गेम क्या था, सोल वो गेम कैसे खेलती है, कैसे प्लान करती है,
फिर हमने देखा कि फिंगरप्रिंट से हम ये कैसे पता करते हैं कि सोल ने किस तरीके का ब्रेन चूज़ किया था। फिर हमने ये देखा कि एस्ट्रोलॉजी से हम ये कैसे पता करते हैं कि सोल ने कितनी तकलीफ अपने लिए प्लान करके रखी थी या कितनी ज़्यादा तकलीफ एक आदमी को होने वाली है। फिर हमने दोनों साइंसेस को क्लब करके ये समझा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और दोनों अपनी अपनी जगह पे कैसे अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस मॉड्यूल का देखें, बेनिफिट ये है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है पूरा इस चीज़ का कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसको मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि मुझे किस रास्ते पे जाना है और कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है। तो ये सारी चीज़ों का आइडिया आपको इस मॉड्यूल 1 से एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि होता कैसे है। अब अगर ये आपको मॉड्यूल अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें इस पे फीडबैक दें, ऊपर लिखी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के पे हमें फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये मॉड्यूल कैसा लगा। और अगर आप दूसरे मॉड्यूल्स बाय करना चाहते हो तो तब भी आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऊपर लिखे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर। थैंक यू। लिव हेल्दी एंड वेल्दी।